हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 3 जनरल क्लॉज एक्ट टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स ओन्ड अ लैंड विद 50 टैमरिंड ट्रीज। एक्स के पास एक ज़मीन है जिस पे 50 पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का ये। तो ही सोल्ड हिज लैंड एंड द टिम्बर, उसने ज़मीन बेच दी एंड द टिम्बर भी बेच दिया। ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द 50, भाई पेड़ को काटोगे तो लकड़ी मिल जाएगी। वाई को बेच दिया। नाउ एक्स वांट टू नो वेदर द सेल ऑफ टिम्बर टेंटामाउंट टू सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। लेकिन हमने पढ़ा था कि टिम्बर को जनरल क्लॉज एक्ट में तो इमोल प्रॉपर्टी नहीं बोला है। अब ये सवाल यही है कि क्या बताइए, टिम्बर को बेचा है, टिम्बर भी इमोल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉल होगा। एडवाइस हिम विद द रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। अब जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से उसको बताइए। अब उन्होंने क्या किया, पहले इमोल प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन दे दी कि इमोल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है। लैंड आ जाता है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड की वजह से जो बेनिफिट अराइज हुआ है वो आ जाता है। थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आ गया। परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू, जो अर्थ से परमानेंटली जुड़ गया। अब देखा जाए तो टिम्बर भी लैंड की वजह से ही मिला है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि टिम्बर नहीं है। नाउ ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें 4 एलिमेंट है। लैंड, बेनिफिट टू अराइज ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। दोबारा से वही चीज़ें रिपीट कर दी है, इनको अपना पेज भी तो भरना है। वेयर इन एनी इनेक्टमेंट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन द नेगेटिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव। अब कोई ऐसा लॉ है जिसमें डेफिनेशन में कुछ नेगेटिव बातें भी लिख दी हैं कि ये नहीं माना जाएगा, तो आपको उस नेगेटिव चीज़ को भी कंसिडर करना होगा। इन द इंस्टेंट केस, इस वाले केस में एक्स ने लैंड बेच दिया, टिम्बर भी बेच दिया। अब डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि लैंड एक इमोल प्रॉपर्टी, लेकिन डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है टिम्बर कैन नॉट बी इमोल प्रॉपर्टी। तो ठीक है, बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड की वजह से, लेकिन लॉ में ही साफ साफ नेगेटिव टर्म्स में लिख दिया है कि टिम्बर को हम इमोल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। सिंस द सेम आर नॉट अटैच टू द अर्थ, क्या, क्योंकि ये अटैच टू द अर्थ नहीं है, तो इसको नहीं मानेंगे। तो ये आपको, लेकिन एक लाइन में नहीं बोल सकते, ये सब कहानी लिखनी पड़ेगी। सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897। 1897 जनरल क्लॉज एक्ट के रेफरेंस में बताइए कि पोस्ट का मतलब क्या है। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ पापा, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए तो करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब होता है जिसमें प्रॉपरली एड्रेसिंग होनी चाहिए, पोस्ट का पेमेंट पहले कर दिया और सर्विस का प्री पेइंग होना चाहिए, और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा होनी चाहिए। नाउ अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन अफेक्टेड द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। तो अब लेटर में ये हो जाएगा, लेटर को हम डॉक्यूमेंट तब मानेंगे जब वो वहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के हिसाब से। तो यही है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। डिलीवर्ड जिस दिन होगा उस दिन हम इसे मान लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोमल लिमिटेड declares a dividend for its shareholders in its annual general meeting held on 27th of September 2022। 27 सितंबर 2022 को AGM हेल्ड की गई है कोमल लिमिटेड की, और उसमें बताया कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने जा रहे हैं। नाउ रेफरेंट टू द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। अब जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर कीजिए और बताइए, एंड कंपनीज एक्ट को भी रेफर कीजिए और बताइए, फर्स्ट द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड। वो दिन बताइए जिस दिन डिविडेंड पे करना है। 30 दिन के अंदर अंदर होता है, 27 सितंबर के बाद के 30 दिन। 27 सितंबर का डेट नहीं लेंगे और आगे की 30 जो लास्ट डेट होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। हमने पहले भी देखा एग्जांपल में। नाउ सेकंड, द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो डेट बताइए जिसमें जो डिविडेंड जिसने क्लेम नहीं किया उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर उन्होंने बोला कि कोमल लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है 27 सितंबर को, आपको 30 दिन के अंदर करना होता है। तो आप 27 सितंबर से गिनती नहीं गिनेंगे, 28 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक में 30 दिन पूरे हो जाते हैं।
तो 27 सितंबर को एक्सक्लूड कर देंगे और लास्ट जो 30th डे है 27 अक्टूबर से इंक्लूड कर लेंगे। अकॉर्डिंगली कोमल लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 28th ऑफ सितंबर एंड 27th ऑफ अक्टूबर। 28 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में उसको डिविडेंड दे देना है। तो अब ये एक सेकेंड जनरल क्लॉज कंपनी, इसमें दोनों एक्ट के बारे में लिखना था ना। एक एक्ट क्या कहता है, एनुअल मीटिंग है कंपनीज एक्ट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन दैट इज फ्रॉम 28th of November. In this series 30 days 27th November last day will accordingly Komal Limited will be required to pay dividend within 28th। हाँ ठीक है, 27 को डिक्लेयर किया है ना, तो 28 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच में उसको डिविडेंड दे देना है। नाउ सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, वो 7 दिन के अंदर अंदर दे देना होता है। जब 30 दिन हो गए जिसमें डिविडेंड दे देना था उसके अगले 7 दिन में, तो इसमें लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के हिसाब से डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैड नॉट बीन पेड और क्लेम। 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम करने वाला कोई आया नहीं, तो ऐसे केस में 7 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन डेट एक्सपायर हो गया, तो डेट एक्सपायर किस दिन हुआ था, 27 अक्टूबर को हुआ था ना, तो उससे अगले 7 दिन मतलब 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर कर देना है अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। अब रिपील क्या है और डिलीशन क्या है? डिलीशन का तो समझ में आता है, इजी है कि भाई डिलीट कर दिया किसी को। रिपील क्या होता है, दोबारा से रिकॉल कर लेना किसी लॉ को। तो अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोविजन क्या है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग। अब एक केस का रेफरेंस है इन नवरंगपुरा गांव धर्मदा मिल्कत ट्रस्ट वर्सेस RM2G रामाजी AIR 1994 गुजरात का ये केस है। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट रिपील ऑफ प्रोविजन रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। रिपील का जो प्रोविजन है वो अलग है डिलीशन ऑफ प्रोविजन के, वो तो खुद भी क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप भी एक लाइन में इन्होंने लिख दिया कि भाई अलग है, ठीक है। रिपील ऑर्डिनरी ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन एबोलिशन ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। रिपील का मतलब है कि ऐसा प्रोविजन जो बता दे कि ये चीज़ कभी लॉ में थी ही नहीं, never existed, thereby affecting all inherent rights and all causes of action related to the repeal provision। मतलब ऐसा प्रोविजन इसकी वजह से कोई भी राइट मिल रहा था, कोई भी कारण था, कोई भी एक्शन लेना था, वो मान लिया जाएगा कि रिपील करने के बाद कि ये कभी लॉ में था ही नहीं। नाउ while deletion ordinarily takes effect from the date of legislature affecting the said deletion। डिलीशन ये कहता है कि भाई इस लॉ को डिलीट कर दिया गया, नेवर टू अफेक्ट टोटल अफेक्टिंग और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर, मतलब पहले था तो था वो एप्लीकेबल, अब डिलीट किया तो मतलब अब नहीं है। बट रिपील में क्या था भैया, कभी ये था ही नहीं, शुरू से ही अगर उसके के कॉज होंगे, राइट्स होंगे, सब हटा दिए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द कंपनीज एक्ट 2013 provides that the amount of dividend remained unpaid unclaimed on expiry of 30 days। कंपनीज एक्ट ये कहता है 30 दिन तक अगर कोई अमाउंट अनपेड है, अनक्लेम्ड है, डिक्लेरेशन ऑफ मतलब डिविडेंड का, तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दो। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ सच 30 डेज इज 30th अक्टूबर, अगर एक्सपायरी डेट 30 अक्टूबर है तो डिसाइड कीजिए वो लास्ट डेट क्या होगा जब वो सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो अमाउंट। तो भाई 30 अक्टूबर को लास्ट है, तो अगले 31 अक्टूबर से वो गिनती शुरू होगी 7 दिन की है। तो हमने अभी भी एक क्वेश्चन में कवर किया है। तो अब देखो 30 अक्टूबर को छोड़ दो आप और आगे से काउंट करो, तो ये 6 नवंबर मतलब 31 अक्टूबर से 6 नवंबर दोनों डेट को ले लो, जिस दिन एक्सपायर हुआ है उस डेट को छोड़ देना है। तो ये तुमने पहले भी किया है, तो ईजी था ये क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज referring to the provision of the General Clause Act 1897, find out the day or date on which the following act regulations come into force। अब बताना है किस डेट को ये एक्ट फोर्स में कानून आया है। फर्स्ट, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेशली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट। अब पार्लियामेंट से अगर कुछ हुआ है लेकिन डेट मेंशन नहीं है, तो पार्लियामेंट से अगर कोई एक्ट अगर आता है लोकसभा और राज्यसभा से पास होके तो इसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर जिस दिन हुए वहाँ से एप्लीकेबल माना जाता है। सेकंड, द सेबी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
उन रेगुलेशन 2015 वाज इशूड बाय सेबी वाइड नोटिफिकेशन, उन्होंने सेबी ने एक नोटिफिकेशन दिया 14 अगस्त 2015, तो हम 14 अगस्त 2015 से इसको इफेक्ट में मान लेंगे, लेकिन उस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ये 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल होगा, तो भैया 1 जनवरी 2016 मानेंगे। तो पहला देखो 10वें का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 वेयर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट, अगर किसी एक्ट में डेट नहीं मेंशन है तो इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जिस दिन सहमति ले ली, मतलब साइन कर दिया, तो उस दिन से ये एक्ट माना जाएगा जब डेट स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। और सेकंड में क्या है कि ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन पब्लिश हुआ है वहां से ले लेंगे, लेकिन अगर ऑफिशियल गैजेट में अगर डेट बता दिया है 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी 2016 से ये लॉ इफेक्ट में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अदर लॉ का पहला चैप्टर मतलब मॉड्यूल 3 का चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि चैप्टर 12 है लेकिन वो भी मॉड्यूल 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला चैप्टर भी फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं कोई ज़्यादा भाग नहीं रहा, बहुत ही तेज़ी से नहीं चल रहा हूं, और अगर ऐसा लगता है किसी को कि मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूं तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना। यूट्यूब में ऐसा तो कुछ है ही, मतलब उसको स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए। बट मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्ज़ाम में कि भाई मैंने आईसीआई के सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और रिविजन्स करके आया हूँ, उसकी मॉड्यूल को पढ़ के आया हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बाकी के चैप्टर्स भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।